हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव शर्मा। हमेशा की तरह एजुकेशन से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8th की डीएवी की साइंस की बुक का। तो मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? यू नो, प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मीन क्या हुआ? यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस के हैं। ये सभी प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस के जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इनमें आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसमें प्रेजेंट है वो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है। ये क्या बात हुई सर, ये कैसे फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है? यू नो, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 2 और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 1, यानी इनका रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स है 2:1। अब इसमें क्या समझ में आया? इसमें समझ में ये आया कि वाटर का सैंपल आप कहीं से भी ले लो, आप यहाँ से ले लो, आप दिल्ली से ले लो, आप कहीं और से ले लो, हर किसी प्योर वाटर का जो सैंपल होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा। तो ये प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएगा। अब आप कहोगे कि सर इम्प्योर क्या होता है? जैसे सॉइल है, सॉइल में जो कंपोजिशन होते हैं वो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते, वो डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। उसमें ह्यूमस कहीं ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या उसमें सैंड जो प्रेजेंट है वो किसी भी अमाउंट में प्रेजेंट रह सकता है। इसीलिए सॉइल जो है वो इम्प्योर की कैटेगरी में आएगा। एक और मैं आपको बात बताऊं, जो मिल्क जो है ना वो भी इम्प्योर की कैटेगरी में आएगा। बेशक वो प्योर है, लेकिन इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये जो इसमें प्रेजेंट हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने घर से मिल्क लोगे, हो सकता है उसमें किसी रेशियो में प्रेजेंट हो, आप कहीं और से मिल्क लोगे उसमें हो सकता है किसी डेफिनेट रेशियो में ना हो। तो आपको समझ में आया ना, मिल्क भी प्योर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो समझ में आया ना, ये होते हैं प्योर सब्सटेंस। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, या तो एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे। यानी हम प्योर सब्सटेंस को डिवाइड कर रहे हैं किसमें, एलिमेंट में या कंपाउंड में। अब ये एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं कहूँ क्या ये प्योर है, यस ये प्योर है। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या ये एलिमेंट है, नहीं। ये एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होना चाहिए। इसमें तो 2 टाइप के एटम प्रेजेंट है ना, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो ये एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, ये एलिमेंट के एग्जाम्पल है। बात समझ में आई ना? एलिमेंट ये है। कंपाउंड की कैटेगरी में H2O आएगा, या आप CO2 लिख सकते हैं, या आप H2SO4 लिख सकते हैं। ये कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। बात आपको समझ में आ रही है ना? प्योर सब्सटेंस के बाद में एलिमेंट और कंपाउंड। क्लियर है? जो हम एलिमेंट को फर्दर डिवाइड करते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड में। हमारा जो टॉपिक का नेम है वो ये है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब ये मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के एग्जांपल्स आपने अपनी डेली लाइफ में जरूर देखे होंगे। कौन कौन से ऐसे हैं जो मेटल्स हो सकते हैं? जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सभी मेटल के एग्जांपल्स हैं। ये मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन मेटल के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते? ऑक्सीजन जो कि एक नॉन मेटल है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी अगर हम एग्जांपल चाहें कि नॉन मेटल्स के और कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, ये सभी नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है? मेटलॉइड के बारे में आपको टॉपिक नहीं दिया है, ये आप हायर क्लास में समझेंगे। आपका टॉपिक केवल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है। ठीक है? बात आपको समझ में आ रही ना? हम आज जो समझेंगे वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इतना आपको समझ में आया ना? डियर फ्रेंड्स, मेटल जो मिलता है वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है।
इसमें सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट मेटल है वो है एल्यूमिनियम, फॉलोड बाई आयरन। और जो नॉन मेटल्स हैं वो हमें नेटिव स्टेट में मिलता है, यानी फ्री स्टेट में मिलता है। ठीक है, अब हम मेटल कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं अर्थ क्रस्ट से, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें मिनरल समझना पड़ेगा। ये मिनरल क्या होता है? मिनरल की डेफिनेशन क्या है? नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच वी टेक फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड मिनरल। ये मिनरल की डेफिनेशन है। पेट्रोलियम जो अर्थ से निकलता है, जो उसके जो पेट्रोलियम के जो वेल होते हैं उससे जो निकलता है पेट्रोलियम, वो भी मिनरल की कैटेगरी में आता है। अब बात क्या है कि कोई कोई मिनरल ऐसा होता है जिसमें एक पार्टिकुलर मेटल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं ओर। मिनरल जो भी हम अर्थ से मिनरल लेते हैं उसमें एक पार्टिकुलर मेटल अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। ओके, अब ओर की डेफिनेशन क्या बनी? ओर इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल प्रॉफिटेबली, यानी हम इससे मेटल निकालें और उसमें हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ओर। तो देखो, मिनरल से, ओर से मेटल निकालने के कुछ सीक्वेंस है, उस पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। बात समझ में आई ना? अ कंप्लीट सीक्वेंस बाय विच वी कैन टेक मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। इसको हम मेटलर्जी कहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब इससे आगे समझने के लिए हमें कुछ इसके स्टेप्स हैं। ओर से मेटल को सेपरेट करने के लिए आपकी बुक में 3 स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में ओर से डस्ट वगैरह रिमूव की जाती है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड है रिडक्शन। अब इसके बाद इससे जो मेटल जो मिलता है वो किसी न किसी कंबाइंड स्टेट में होता है, ये ऑक्सीजन इसे वो कंबाइंड स्टेट में होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? रिडक्शन करना होता है। ये रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें मेटल को सेपरेट किया जाता है, इसकी कंबाइंड स्टेट से सेपरेट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। इसके बाद में आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल की का मतलब ये होता है कि मेटल जो इम्प्योर हमें मिलता है उसको हम प्योर करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये जो 3 स्टेप्स हैं, इस कंप्लीट सीक्वेंस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में कंसंट्रेशन भी आता है, मतलब मेटलर्जी का मतलब ये है कि हम मेटल को सेपरेट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये सारा टॉपिक है, आपका फर्स्ट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं फिजिकल स्टेट। मेटल जो है ना जनरली सॉलिड होते हैं, जैसे आयरन सॉलिड होता है, आयरन मेटल का एग्जाम्पल है ना, कॉपर सॉलिड होता है। तो फिजिकल स्टेट की कैटेगरी में आता है कि वो कैसा है, यानी वो सॉलिड है या लिक्विड है या वो गैस है। तो हम मेटल की बात करें तो वो क्या होगा? मेटल जो है जनरली क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है। अगर हम कहें क्या सारे मेटल सॉलिड है? नहीं, मरकरी जो है ना वो लिक्विड स्टेट में होता है। आपने कभी थर्मामीटर देखा है? उसमें जो ऊपर नीचे जाता है वो मरकरी होता है, देखा ना थर्मामीटर में? आप जैसे उसको गर्म में रखोगे तो वो एक लाइन से ऊपर जाती है, वो मरकरी होती है। ठीक है, नॉन मेटल की अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड में भी की कैटेगरी में भी आते हैं, और गैसियस नॉन मेटल भी होते हैं। सॉलिड नॉन मेटल कौन कौन से होंगे? सॉलिड में होगा सल्फर है, कार्बन है, ये सॉलिड नॉन मेटल है। लिक्विड ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। गैस के एग्जांपल्स तो आपको पता ही होंगे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैसियस नॉन मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टी पता लगी ना भाई? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? सॉलिड होते हैं। क्या एक्सेप्शन है? मरकरी का। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यह है कि अगर आप उसे हीट दो तो वो मेल्ट हो जाए। मेटल जनरली हीट देने से मेल्ट नहीं होते। जैसे अगर आप आयरन को गर्म करने की कोशिश करो तो क्या वो इजीली मेल्ट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ज़्यादा टेम्परेचर की हीट पे वो मेल्ट होगा, इसीलिए उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन
मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन है। अगर हम कहें क्या सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, नहीं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए सीजियम, उसका 28.7 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि लगभग रूम टेम्परेचर के बराबर पे भी वो पिघल जाता है। ठीक है, ऐसी अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कार्बन, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब होता है कौन चीज कितनी भारी होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा हो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब ये है कि अगर आपने मेटल इतना बड़ा पीस, मान लीजिए कोई भी एक आप पीस ले लीजिए, एक पीस ले लीजिए मेटल का, है कि नहीं, एक पीस ले लीजिए मेटल का और एक पीस ले लीजिए नॉन मेटल का, तो आप अगर देखेंगे अगर वो सेम पीस हैं दोनों, मतलब दोनों की डायमेंशंस अगर सेम हैं, तो मेटल ज़्यादा भारी होगा, कहने का मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी जनरली मेटल्स की ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। बात करते हैं हार्डनेस की। मेटल हार्ड होते हैं, आयरन है, कॉपर है, ये सारे मेटल्स होते हैं, ये हार्ड होते हैं, आप इनको इजीली मोड़ नहीं सकते, तो वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। ओके, अगला टॉपिक है आपका लश्चरस का। मेटल्स जो हैं वो लश्चर होते हैं। लश्चर का मतलब होता है उनका सरफेस शाइनी होता है। आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी है, जो गोल्ड की जो बनी होती है, वो कितना चमकती है, यानी वो मेटल्स जो हैं वो लश्चरस होते हैं। नॉन मेटल जो हैं वो लश्चरस नहीं होते। बात समझ में आनी चाहिए आपको। और देखो नॉन मेटल्स में जो है नॉन जो मेटल्स होते हैं वो लश्चरस नहीं होते, लेकिन कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है। आयोडीन होता है, वो नॉन मेटल है बट वो लश्चरस होता है। ये एक्सेप्शंस आपको जरूर याद रखने हैं, आपकी बुक में अच्छे से दिए भी हुए हैं। बात करते हैं मेलिएबिलिटी की। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मेटल को प्रेस करोगे, यानी किसी हार्ड चीज से दबाओगे, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम फॉयल आती है ना, कितनी थिन शीट होती है, मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो मेलिएबल होता है। नॉन मेटल जो है मेलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी मेटल को हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम कहें कि मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जैसे कॉपर का वायर हम बनाते हैं, है कि नहीं, एल्यूमिनियम के भी वायर बनते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो डक्टाइल होते हैं, इसीलिए मेटल के वायर बना सकते हैं, हम नॉन मेटल के वायर नहीं बना सकते। नॉन मेटल जो है ना वो ब्रिटल होते हैं। अब ये ब्रिटल का मतलब क्या है? अगर आप नॉन मेटल को हार्डली हिट करोगे तो वो बिखर जाएंगे, यानी पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए हम नॉन मेटल को कहते हैं ब्रिटल। और मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो डक्टाइल होते हैं क्योंकि हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? मेटल्स कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन। मतलब क्या हुआ इसका कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन वो झेल सकते हैं। कैसे? आपने देखा होगा क्रेन मशीन होती है, उसमें लोहे का एक ऐसा हुक लगा होता है, कितना ज़्यादा वजन होता है लेकिन फिर भी वो झेल लेता है। अगर आप वो हुक नॉन मेटल का बनाओगे तो वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा, वो इजीली गिर जाएगा। तो मेटल्स जो हैं वो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट का कंडक्शन, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, यानी जो हम कहते हैं हिंदी में करंट का कंडक्शन, बिजली का कंडक्शन। जो मेटल जो होते हैं ना, ये जो मेटल जो होते हैं वो थर्मल कंडक्टर होते हैं, यानी वो हीट को पास कर सकते हैं। आपको पता है घर में जो खाना बनता है वो मेटल की यूटेंसिल में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि नीचे हीट देते हैं उसके बेस पर और अंदर हीट चली जाती है, सब्जी में भी जाती नहीं जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि मेटल्स जो हैं वो थर्मल कंडक्टर होते हैं क्योंकि वो हीट को पास कर सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए ये आयरन का रॉड है, अगर आप यहाँ पे अगर हीट करोगे इसको तो उसकी हीट आपके हाथ तक पहुँच जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से कंडक्शन उसका यहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसीलिए मेटल जो है वो थर्मल कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि अगर मान लीजिए कॉपर का वायर है, कॉपर के वायर से तो बिजली पूरे घर में जाती है, एल्यूमिनियम के वायर से तो जाती है, यानी वो इलेक्ट्रिकल भी कंडक्टर होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सोनोरिसिटी की। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेटल को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है।
उसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिसिटी। तो ये तो थे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक के टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, कैसी मेरी आपको मेहनत लगी, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।